हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेली हिंदू एनालिसिस ऑफ 27th May 2022. Some of the topics which have come in this newspaper today's edition, they are important. Okay, and why they are important? Because we will see that these are the topics which were in news, particularly Places of Worship Act. सो आज एक जो एडिटोरियल आया है जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इट इज़ अबाउट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस हुआ है जो लीगल अफेयर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेट्रोग्रेशन। ठीक है, ये प्रिंसिपल पहले भी जब नवतेज सिंह केस में भी और राम जन्मभूमि केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कमेंट्री दी है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो वी हैव टू स्टडी दैट प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेट्रोग्रेशन इन द background of Gyanvapi issue. Along with that, there is one more editorial about the Quad. So students, you who have missed the new information about the Quad, which is a Quadrilateral Security Dialogue, which is the initiative of 4 countries. So you can read that article that will give you full picture of what happened in this year's Quad meeting, which was held in Tokyo in Japan, and new initiatives which have been launched under Quad. Okay, so let's start with the news then. The first important news is learning loss will dent India's GDP according to the Asian Development Bank. What is this ADB? It is Asian Development Bank. Where is it located? So it is located in Manila in Philippines. Okay, now there are certain important questions that Asian Development Bank actually किस ग्रुपिंग का बैंक है. So this is the bank of सब लोग इसमें मेंबर्स होते हैं, बट एशियन इसको लीड करता है. ओके, एशियन दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. नाउ इसी से रिलेटेड एक और बैंक है जिससे आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो मैं उसको अभी क्लियर करा देता हूँ. इट इज़ कॉल्ड एज न्यू डेवलपमेंट बैंक. Now this new development bank, it is the outcome of Fortaleza agreement between the BRICS country in 2014, and the headquarter of the new development bank is in Shanghai. Now let's coming back to the news. Learning loss will dent India's GDP. तो हमने भी कल एक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि there has been a significant impact on the learning outcomes of class 3, 5, 8 students because of the closure of the schools. Now we have the report from the global bank which is saying that yes, learning loss also has impact on India's GDP. अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि स्कूल क्लोजर, फुल क्लोजर, पार्शियल क्लोजर, तीनों का कंपैरिजन दिया गया है. तो उसमें से अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया एंड नेपाल दे हैड द हाईएस्ट स्कूल क्लोजर, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान, वियतनाम, हांगकॉन्ग, ताइपाई एंड जापान. ओके, अब यहाँ पे अगर हम फुल क्लोजर देखेंगे तो फुल क्लोजर अगर आप देखोगे तो नेपाल से कम ही है हमारा, ठीक है, श्रीलंका से भी कम है हमारा, और हमारे स्कूल का क्लोजर सबसे ज़्यादा था. ठीक है, सो एजुकेशन वाज डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ दिस स्कूल क्लोजर. सो इफ़ यू कैन सी द नंबर ऑफ वीक्स फॉर विच द स्कूल्स वर क्लोज्ड, इट इज़ अबव 80. सो डेफिनेटली एक साल में 52 वीक्स होते हैं, यहाँ पे 80 वीक्स के लिए स्कूल क्लोज हुआ था. सो ऑब्वियसली मोर देन अ ईयर, लगभग 1.5 साल के आसपास स्कूल्स बंद हैं, तो लर्निंग इम्पैक्ट तो होगा ही. सो हियर द रिपोर्ट इज़ हाईलाइटिंग कि लर्निंग लॉस से इंडिया के जीडीपी को भी लॉस होगा. So if you will just see the UNESCO data, it says that the schools in India, they were closed for 82 weeks due to pandemic. Okay, now let's look at the number. Now इस सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं नंबर पढ़ने के लिए. Starting with $10.5 billion dent in 2023. So the report is saying कि लर्निंग लॉस के वजह से, स्कूल क्लोजर के वजह से कितने का डेंट पड़ सकता है? $10.5 बिलियन पड़ सकता है इन कंट्रीज इकोनॉमी. ठीक है, एंड इट कुड टेक अ नियरली $99 बिलियन हिट बाय 2030, ट्रांसलेटिंग इनटू अ 3.19% रिडक्शन इन जीडीपी फ्रॉम द बेस लाइन ग्रोथ ट्रेंड. हम लोग अपना जो जीडीपी का जो हमारा बेस लाइन है वो है 2011-12, तो उसके कंपैरिजन में जीडीपी हमारा कितना रिड्यूस हो सकता है? 3.9%. उसके बाद इंडिया में अकाउंट फॉर 10% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी डिक्लाइन ऑफ $943 बिलियन एस्टिमेटेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक. वाई?
because of earning losses in 2030 with jobs for skilled labor expected to decline by 1%, ठीक है, and unskilled labor by 2% in that year. Now this paragraph is also important. What are the causes? So learning and earning losses are significant because of notable portion of the impacted population will migrate to unskilled labor force, ठीक है ना. सो अगर लर्निंग लॉसेस है तो स्किल्स अर्न नहीं किए गए, सो क्या जॉब मार्केट रह गया अबाउट द अनस्किल्ड वर्कर. नाउ फ्रेंड्स, अबाउट द चार धाम यात्रा. सो चार धाम यात्रा ये उत्तराखंड में होता है. चार धाम यात्रा तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यात्रा होता है इंडिया में. इसमें हम लोगों को एक इन्फोग्राफिक है वो पढ़ना है. तो देखिए, दिस इज़ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. सो द चार धाम में देखिए क्या क्या आता है: केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री एंड बद्रीनाथ, ठीक है. अब यहाँ पे जो है टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा फिलिप मिला है बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ चार धाम यात्रा. सो द एवरेज एक्सपेंस इंकर्ड पर पर्सन वाइल गोइंग ऑन द pilgrimage. Okay, so if you will just see, rupees 40,000 to rupees 50,000 rates are charged by travel agencies to visit all the 4 shrines from the starting point of ऋषिकेश. अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे लिए, वो ये है कि ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है और किस डायरेक्शन में होती है. तो ये यात्रा शुरू होती है ऋषिकेश से और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हो गया कि पहले जो भक्त हैं वो ऋषिकेश से पहले यमुनोत्री जाते हैं. डिवोटीज दे गो फ्रॉम ऋषिकेश टू यमुनोत्री. उसके बाद यमुनोत्री से गंगोत्री, फिर गंगोत्री से केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर बैक टू ऋषिकेश. ओके, नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ओवर हियर, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस इशू. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सी अब क्योंकि चारों धाम खुल चुके हैं तो यात्रियों का बहुत ज़्यादा आना जाना है. सो द स्टेट गवर्नमेंट करेंटली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन दे आर अनएबल टू कंट्रोल द सर्ज इन पिलग्रिम्स. ओके, एंड देन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू क्लोज ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन टिल May 27. फाइन, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ा. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स कम टू दिस एडिटोरियल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये एडिटोरियल हमारे लिए रिवीजन है. जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लंबे समय से बने हुए हैं, जो हमको 2-3 दिन से हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक रिवीजन होगा. सो इट इज़ अबाउट द क्वाड. सो देयर वाज अ रीसेंट समिट मीटिंग ऑफ द क्वाड लीडर्स, दैट इज क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग इन टोक्यो. ओके, नाउ दिस quadrilateral security dialogue summit is very important because it has taken place in the backdrop of Russia-Ukraine crisis. That is the first point. What is the second point? Second point ये है कि क्वाड के 4 मेंबर्स होते हैं दोस्तों: US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ओके, एंड इंडिया. इनमें से एक इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है which has not participated in Western sanctions imposed on Russia. Apart from that, there has been increasing global commodity prices, there have been inflationary pressures, then dislocation of global supply chains. So under these things, this quadrilateral security dialogue has taken place in Tokyo. Along with that, there is also a renewed aggression of China in Indo-Pacific region. तो हम लोग पहले जानते हैं कि चाइना ने भी एक अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू काउंटर क्वाड एंड न्यू नाटो अलायंस विच चाइना सेज इट इज़ अ न्यू नाटो अलायंस इन इंडो पैसिफिक रीजन, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव. ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ठीक है, फाइन. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है. तो वो जो नया इनिशिएटिव है वो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी. तो उसमें टोटल 13 मेंबर्स हैं. ये जो 13 मेंबर्स हैं दे आर पार्ट ऑफ अदर रीजनल ट्रेड ट्रीटीज. दोज आर RCEP एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CTPP. अब वो 13 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? 7 एशियान कंट्रीज़. एशियान में टोटल 10 कंट्रीज़ होते हैं बट सिर्फ 7 एशियान कंट्रीज़, 4 क्वाड कंट्रीज़ एंड देन साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड. अब किन 3 कंट्रीज़ को नहीं रखा गया है इसमें? तो इसमें लाओस, कंबोडिया एंड म्यांमार, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी. नाउ व्हाई दे हैव नॉट बीन
chosen as the member of this initiative because they are considered as closer to China. The next is that एक न्यूली इलेक्टेड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसको अटेंड किया था. पहले स्कॉट मॉरिसन थे, बट अब जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, एंथोनी एल्बनीज, नाउ ही पार्टिसिपेटेड इन दिस क्वाड समिट. द नेक्स्ट इज चाइना. एक ऐसा इशू है जिस पे चारों कंट्रीज़ के बीच में कन्वर्जेंस है. देखिए, ये बहुत समझना ज़रूरी होता है किसी भी ग्रुप में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कहाँ पे है. तो अगर हम आप क्वाड की अगर बात करें तो क्वाड में कन्वर्जेंस है चाइना पे, कि हाँ चाइना जो है वो इंडो पैसिफिक में एक चैलेंज है सारे कंट्रीज़ के लिए. कन्वर्जेंस जहाँ नहीं है इन तीन कंट्रीज़ के बीच में वो है रशिया यूक्रेन क्राइसिस के रिलेटेड. ठीक है, ये डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है. सो सी ऑन चाइना, 4 countries they are on the same page and they have issued a joint statement which calls for cooperation towards maintaining free and open Indo-Pacific, adherence to international law as reflected in the United Nations Convention on Law of Sea, maintaining freedom of navigation and overflight, and meeting the challenges of maritime rule-based order including in East and South China Sea. The next is क्वाड को जो चाइना है वो कैसे व्यू करता है, वो उसको कहता है एशियन नाटो. उसने एक नाम दिया हुआ है 5432. ओके, कि दैट यूएसए इज परसुइंग 5432 इन इंडो पैसिफिक रीजन एंड ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यू मिलिट्री अलायंस इन इंडो पैसिफिक रीजन. तो ये 5 का मतलब हो गया 5 वाइज इंटेलिजेंस, 4 का मतलब क्वाड, 3 का मतलब ऑकस, 2 का मतलब मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज. Now, do we have any bilateral not bilateral, multilateral naval exercise for Quad? So yes, the answer is Malabar exercise, where all the 4 countries participate. Now, we have the next topic, a very important topic, principle of non-retrogression. ठीक है, so यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे लिए important हैं. एक है Places of Worship Act 1991 और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेट्रोग्रेशन. अब ज्ञानवापी पे अगर बहुत बढ़िया रिवीजन करना है, अगर आपसे वो टॉपिक छूट गया है, सो आई विल रिकमेंड कि यू जस्ट रीड दिस आर्टिकल, इट विल गिव यू ऑल द बैकग्राउंड ऑफ दिस. तो यहाँ पे वी विल स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स. सो सी, यहाँ पे ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, आप इसमें मत जाइए क्योंकि यहाँ पे जो है पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री समझ में आ जाएगा. सो यहाँ पे देखिए, जब दिसंबर 2019 में एक वर्डिक्ट, एक सूट फाइल किया गया लोकल वाराणसी कोर्ट में. ये कब हुआ? आफ्टर द बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट इन नवंबर 2019. अब इस सूट में क्या फाइल किया गया? अब इस सूट में ये फाइल किया गया कि ज्ञानवापी विश्वनाथ डिस्प्यूट को रिलेटेड एक सूट फाइल किया गया. उसके बाद एट द सेम टाइम मथुरा में भी एक सूट फाइल किया गया. ठीक है, जहाँ पे मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट वाज फाइल फॉर द रिमूवल ऑफ द शाह ईदगाह मॉस्क. ठीक है, तो दोनों जगह पे जो है सूट फाइल एडमिट कर लिए गए. उसके बाद मई 24 को एक फ्रेश सूट फाइल किया गया था सिविल कोर्ट वाराणसी में. ठीक है, एंड इट वाज फाइल्ड बाय किरण सिंह, अ डिवोटी हु वाज सीकिंग द रिमूवल ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क. ठीक है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? मई 20 को सुप्रीम कोर्ट ने ये केस ट्रांसफ़र कर दिया वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज को. और ये कौन सा केस है? इट इज़ अबाउट द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट फाइल्ड बाय हिंदू साइड इन ज्ञानवापी इशू. मेंटेनेबिलिटी का मतलब होता है कि क्या ये जो सूट फाइल किया जा रहा है, क्या ये जो केस फाइल किया जा रहा है, इज़ इट वैलिड और नॉट अंडर द लॉ. अब यहाँ पे लॉ कौन सा इंपॉर्टेंट है? दैट इज़ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991. इसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 3 देखिए क्या कहता है इस एक्ट का. सेक्शन 3 कहता है दैट इट बार्स द कन्वर्जन ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ अ रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शंस इनटू अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द
सेम डिनोमिनेशन और अ डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन। सिंपली कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है आप उसका कलेक्टर चेंज नहीं कर सकते। फिर सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 इसको थोड़ा और क्लियर करता है। सेक्शन 4 कहता है कि जिस प्लेस का जो रिलीजियस कलेक्टर था ऑन August 15, 1947, it is going to continue, okay, as it is, and there can be no legal case pertaining to the conversion of religious character of any place of worship which is pending as on August 15, 1947 and all should obey। इसका मतलब ये हुआ कि August 15, 1947 तक के दिन जो कलेक्टर था उस प्लेस ऑफ वर्शिप का वही कंटिन्यू रहेगा, और अगर कोई सूट उसके ऊपर पेंडिंग था August 15, 1947 से पहले तो वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। इसमें एक एक्सेप्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट था दैट वाज राम जन्मभूमि, बिकॉज सी दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1991 आफ्टर द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। तो उसके बाद ये एक्ट को पास किया गया था कि ताकि आगे ऐसे इश्यूज न बने। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस थे राम जन्मभूमि का। सेकेंड जो एक्सेप्शन है दैट इज अबाउट दी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, ओके, एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन एक्ट। तो जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स हैं वो इसके अंदर नहीं आते, उनको एक्सेप्शन मिला हुआ है इस एक्ट के अंदर, जस्ट लाइक राम जन्मभूमि केस। ठीक है ना, तो आप उनको प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं मान सकते। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शंस क्या है कि अगर कोई मुद्दा जो है वो सॉल्व हो चुका है, मीन्स इट वाज रिलेटेड टू चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलीजियस प्लेस एंड इट हैज़ बीन रिजॉल्व बिफोर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट, तो फिर उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जाएगा। तो दिस वर सम ऑफ द एक्सेप्शंस अबाउट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब यहाँ पे जो ऑथर आगे चल के जो कहता है वो ये कहता है कि इसको पेटिशन को एडमिट करने की ज़रूरत क्या थी और सर्वे कराने की ज़रूरत क्या थी, ऐसा ऑथर कहता है। इसका मतलब ये कि ऑथर इज सेइंग कि इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट दिस टेम्पल वाज destroyed by Aurangzeb in 1669 when he suspected that its builder Jai Singh, the great grandson of Raja Man Singh, had helped Shivaji escape from imperial detention. ठीक है, so if you will see, so here given the clarity of these provisions, how would knowing the religious character of the Gyan Vapi complex benefit the Hindu side now when the Places of Worship Act prohibits altering its status quo by virtue of Gyan Vapi mosque which has been existed there unchanged as a Muslim place of worship from well before August 15, 1947। तो पहला ये पॉइंट ऑथर रेज करता है। सेकेंड, इट सेज दैट देयर इज हार्डली एनी डिसएग्रीमेंट existing among historians on the fact that it was constructed on the ruins of the Vishwanath temple. Okay, अब यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री का, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि इट इज़ सेइंग दैट कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि नॉर्मली मंदिरों को गिराया जाता था जस्ट टू शो द पावर एक्सेट्रा। ओके, the next is about the principle of non-retrogression, so this is the second important point। so the principle of non-retrogression का मतलब होता है progressive realization of rights। तो यहाँ पे आर्टिकल 2(1) है इंटरनेशनल कन्वेंट एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसको इंडिया ने साइन किया है। दिस कन्वेंशन इट सीक्स टू अचीव प्रोग्रेसिवली द फुल रियलाइजेशन ऑफ द राइट्स रिकॉग्नाइज्ड इन द कन्वेंट बाय ऑल अप्रोप्रिएट मीन्स। उसके बाद प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन और नॉन रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है कि पीछे मत जाइए। ठीक है, पीछे की तरफ मत जाइए, दैट इज नॉन रेट्रोग्रेशन। गॉट इट, मतलब हमेशा आप आगे की तरफ रहिए, ऐसे काम करते जाइए कि प्रोग्रेसिवली द सिटीजन स्टार्ट्स रियलाइजिंग द देयर राइट्स। सो द दिस सेम प्रिंसिपल वाज रीइटरेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द नवतेज सिंह जोहर जजमेंट इन 2018। ओके, सो हियर द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड that in a progressive and ever improving society there is no place for retreat and there is no place for retreat, okay, and the state should not take measures or steps that deliberately lead to retrogression of the
enjoyments of rights either under the constitution or otherwise. ये important है. Second is कि again in बाबरी मस्जिद verdict in 2019 again जब बेंच बैठी थी तो 5 जज बेंच वो भी थी, and it said that non-retrogression, it is a foundational feature of the fundamental constitutional principles of which secularism is a core component. Okay. The next is oil on a slippery slope. तो यहाँ पे discussion हुआ है about the central government announcement for allowing duty free import of 20 lakh tons of crude soybean and crude sunflower oil. ठीक है, तो एक तो हमने ड्यूटी कट टैक्स किसके बारे में पढ़ा, पेट्रोल और डीजल के बारे में पढ़ा. ठीक है, यहाँ पे ₹8 कट हुआ है पेट्रोल में, ₹6 हुआ है डीजल में. अब सेंटर जो है वो अलाउ कर रही है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ 20 लाख टन्स ऑफ क्रूड सोयाबीन एंड क्रूड सनफ्लावर ऑयल फॉर द करंट एंड नेक्स्ट फिजिकल ईयर. अब क्रूड ऑयल में तो प्रॉब्लम था ही, ठीक है, एडिबल ऑयल में प्रॉब्लम कैसे आ गया, क्या हम इसमें भी इंपोर्ट करते हैं क्या? तो आंसर है येस, वी इंपोर्ट वेरी सिग्निफिकेंटली. अगर हम देखेंगे कि द 56% ऑफ द डोमेस्टिक एडिबल ऑयल डिमांड इज मेट थ्रू इंपोर्ट. ठीक है, अब जैसे कि अब सनफ्लावर ऑयल की आप बात करें तो सनफ्लावर ऑयल हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? सनफ्लावर ऑयल वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम यूक्रेन. अब तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चालू हो गया. ओके, सो अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस के वजह से ये सप्लाई हैम्पर हो गया, डिसलोकेट हो गया, तो दाम इसका बढ़ गया. अब इससे क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है मार्केट में. अगर आप प्राइस राइज देखेंगे थोड़ा सा, तो यू कैन सी दैट देयर इज अ प्राइस राइज ऑफ ₹39 पर लीटर इन लास्ट 3 months, and our CPI inflation, consumer price inflation, is pegged at 7.9%. okay, so we have to reduce this inflation. So just monetary policy is not important, fiscal policy is also important. So this is one of the initiative by the government of India to reduce the impact of inflation on households. अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में. ठीक है, ये आर्टिकल मैं आप लोगों को बोलूँगा बार बार इसको पढ़िए. दिस आर्टिकल इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. ओके, सो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पे बताया है कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी, एंड इंडिया इज परसुइंग द ग्रीन हाइड्रोजन टू अचीव इट्स target of reducing the greenhouse gas emission by 33 to 35% from 2005 level. Okay, and India has also announced that it wants to become net zero economy by 2070. Okay, so why it is very important? It is also important because currently India is having 7% of the global CO2 burden. So 7% of the CO2 burden is coming from India. Fine. The next is NSCN-IM rigid as center pushes for solution. तो इस आर्टिकल में नागा पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड है. there is one group that is called as Nagaland Isaac Movia or NSCN-IM group, and they are not settling for Naga national flag as a cultural flag as indicated by New Delhi. So this group has a two demand. They want separate flag and they want separate constitution. ओके, सो सेंटर हैज़ इंडिकेटेड कि जो आपका सेपरेट फ्लैग है, आप ऐसे सेपरेट फ्लैग मत लो, इसको आप कल्चरल फ्लैग ले लो. ओके, टेक इट एज अ कल्चरल फ्लैग. सो हियर दिस ग्रुप इज नॉट एग्रीइंग ऑन दैट. द नेक्स्ट इज यहाँ पे इज अबाउट नागा कॉन्स्टिट्यूशन एंड नागा पॉलिटिक्स. तो ये एक नया हर्डल आया है रिलेटेड टू नागा पीस टॉक. ओके, अगर हम देखेंगे कि ये एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहते हैं जिसका नाम है येजोबो, विच इज़ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नागालैंड. सो इफ यू विल जस्ट सी, तो सेंटर और NSCN ने दे साइन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन अगस्त 2014 विच पेव द वे फॉर फाइनल सॉल्यूशन ऑन द वेक्स्ड इशू ऑफ नागालैंड. तो अब ये पीस प्रोसेस जो है वो स्टैग्नेंट हो गया है ऑन 2 इशूज, सेपरेट फ्लैग एंड सेपरेट नागा कॉन्स्टिट्यूशन.
On the foreign page, the last news which is important for today, it is Blinken outlines policy to counter China. So the Secretary of State Anthony Blinken, he has said that Biden administration aims to lead the international bloc opposed to Russia's invasion to Ukraine, and also for countering the long-term threat to global order from China. So we have already discussed about his initiative Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. Then on position of Taiwan, which we had discussed earlier, so Mr. Biden said that Washington, यहाँ पे देखिए important है कि Washington still holds one China policy which recognizes Beijing but allows for unofficial links with and arms sales to Taipei. ठीक है, इसी को हम कहते हैं strategic ambiguity. Okay. The next is India Japan to work together to help Sri Lanka during the crisis. So India and Japan, they have agreed to help Sri Lanka during its worst economic crisis since independence. So if you will just see, Japanese initiative, it has come despite Colombo scrapping two major infrastructure projects with Japan. तो श्रीलंका में अगर हम देखेंगे, श्रीलंका ने पहले क्या किया था कि इट ऑर्डर द टर्मिनेशन ऑफ $1.5 million जापानीज फंडेड राइट रेल प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस दैट इट वाज नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन. देन इंडिया एंड जापान, दे वर गोइंग टू डेवलप port terminal in Colombo port, which was again scrapped, and then it was awarded to Adani Group. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.